हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहद ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं +1 का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर पर्सनली मेरा काफी फेवरेट है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइए केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो एटम्स या आयंस के बीच में इन ए मॉलिक्यूल। आप लोगों को पता होगा एक मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल एक ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करता है एज ए सिंगल स्पीशीज, ठीक है, वो है मॉलिक्यूल। और उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स और आयंस को जो फोर्स बांध के रखती है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हालांकि हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो गया सी, सिंगल बॉन्ड सी। तो बॉन्ड को इनके बीच का जैसे डंडा दिख रहा है, कोई डंडा नहीं है, बॉन्ड बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल, सिंपल। तो बात ये आती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स आयंस या फिर एटम्स आयंस नॉर्मली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो बॉन्ड बना क्यों नहीं है, ये बात आती है। तो वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, पहला रीजन है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। बेसिकली उन्हें स्टेबिलिटी एक्वायर करनी होती है। देखो, बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबिलिटी वैसे एक्वायर करेंगे, वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे अटेन करेंगे? देखिए, मान लो आप लोगों ने NaCl का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, दो आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस बॉन्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सा Na है वो एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है। एक्चुअली अगर आप Na की एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो हो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इसको मान लो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इसके लिए इसके केस में होगी नियोन की, इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये 1s2 2s2 2p6। इसको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसके लिए इजी होगा कि अपने 3s का एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दें। और Cl का केस क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p7। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी आर्गन की, जो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p8। मतलब बेसिकली इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, जिसके कारण सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही हो जाएगी और क्लोरीन की भी आर्गन जैसी पहुंच जाएगी। मतलब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगी, क्लोरीन भी, ठीक है। तो जिसके कारण ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, बॉन्ड बनाया, इन दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई क्योंकि इन्होंने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, ठीक है। ये एक स्पेशल एग्जांपल है केमिकल बॉन्ड का, जो है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे अच्छे से, और बस, ठीक है। और बात है कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी एटम के बीच, किसी भी एटम की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। ये बात याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी आप लाइफ का एग्जांपल उठा के देख लो, जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी के। कैसे, मतलब अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मान लो एक बच्चा है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, ठीक है। मतलब वो देखो, ज्यादा मस्ती करेगा तो गिर सकता है, चोट खा सकता है, ठीक है। बेसिकली वो इतना हिल डुल रहा है तो मतलब गिर सकता है, मतलब स्टेबल नहीं है। और मान लो एक बच्चा बड़ा शांत सा पढ़ता रहता है, मतलब ज्यादा वो फिजिकल वर्क में अपनी एनर्जी नहीं दिखाता, मतलब उसके अंदर की एनर्जी कम है, लेकिन वो स्टेबल है, एक ही जगह बैठे रहता है, क्या गिरेगा क्या चोट खाएगा,
सिंपली यही केस है। और अगर मान लो एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, मान लो एक हिल है, ठीक है, वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, और जब यहाँ पर आके एकदम नीचे आके मतलब एक रिवर चल रही है हिल से, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी लोएस्ट। तो देख लो ऊपर से वो नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसको अभी वो नीचे आ रहा है, मतलब ऊपर जो पानी है वो स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, लेकिन नीचे आते वो एकदम स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गई नीचे आके, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो वही कैसे एनर्जी है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है स्टेबिलिटी की। ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड होते हैं हमारे को दो ही टाइप के होते हैं, एक है इंटरमोलिक्यूलर, एक है इंटरएटॉमिक। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, एक आता है इंटरएटॉमिक और एक आता है इंटरमोलिक्यूलर। इनके नाम से आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। ये बनता है बिटवीन टू एटम्स और ये बनता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप लोगों ने H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाना है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। और इंटरमोलिक्यूलर, मान लो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में भी एक बॉन्ड बनाते हैं। एक एक मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, काफी सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के भी मान लो काफी सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है। इंटरएटॉमिक में आ जाते हैं आप लोगों के कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड इंटरमोलिक्यूलर में आते हैं वैन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो ठीक है। तो गाइस देखो, कोई भी एटम या स्पीशी है उससे अपने अंदर स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली। तो वो स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर कर सकती है, जैसे कोई भी एटम है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे अपने अंदर, या फिर वो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ शेयर कर लें, ठीक है। ये सारे काम करके वो अपना बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी भी एटम को अगर स्टेबिलिटी एक्वायर करनी है तो उससे अपना आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया था NaCl का, ठीक है, Na है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, Cl है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, ठीक है। होता क्या है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na की कॉन्फ़िगरेशन बनती है 28 और Cl की बनती है 288, ठीक है। अब देख लो दोनों के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दोनों का ऑक्टेट यानी कि अच्छे से हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो ये है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल से बस हमें स्टेबिलिटी चाहिए आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स लाके, नोट कर लीजिए गाइस। जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसमें एक एक्सेप्शन भी आता है, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। बनाने के बाद इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है एटम की 1s2। बेसिकली इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ना कि 8। स्टिल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, जैसे कि हीलियम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टिल ये स्टेबल है। ये अपना बेसिकली ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं और ये स्टेबल है, इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, काफी छोटी स्पीशीज होती है ये, ठीक है। तो एक एक्सेप्शन आता है हमारे ऑक्टेट रूल के अंदर, ठीक है गाइस। ऑक्टेट रूल के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, देखिए वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन, molecules with incomplete octet। कई बार मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके एटम्स का जो सा आउटर मोस्ट शेल है उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पाते, जैसे कि एग्जांपल
BeCl2, दूसरा बेरिलियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। शेयरिंग के बाद बी के पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, स्टिल BeCl2 एक स्टेबल कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन आती है। ऐसे ही हो सकता है मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट, मतलब कई बार जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे कि PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ठीक है, 5 क्लोराइड्स को घेर लेते हैं, ठीक है। और सारे क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। 5 इसके पास पहले से हैं और 5 क्लोरीन और आगे, तो टोटल फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। स्टिल ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है PCl5 का, ठीक है। इतना नोट कीजिए। एक लिमिटेशन और आती है इसकी, मॉलिक्यूल्स हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कई बार मॉलिक्यूल्स में होते हैं ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि एग्जांपल लूं नाइट्रस ऑक्साइड NO, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। बट देख लो इसमें नाइट्रोजन को शेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले, ठीक है। मतलब उसके ऑक्टेट में रहे 7 इलेक्ट्रॉन्स ही, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल्स में एक और नंबर आ रहा है, ठीक है। 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर कई बार ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है, ये और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज का, और ये भी एक लिमिटेशन आती है ऑक्टेट रूल में, ठीक है। और जो ऑक्टेट रूल है वो कभी भी हमें कंपाउंड की ज्योमेट्री वगैरह के बारे में नहीं बताता, ठीक है। ये बस बेसिकली बताता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए एंड स्टेबिलिटी एक्वायर की वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़े थे, उसमें आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल मैंने अभी आपको काफी अच्छे से समझाया, वो था NaCl का, ठीक है। कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्लोरीन को दे देता है, दोनों आपस में बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वो जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं दोनों के बीच में, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं आयनिक बॉन्ड को, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, इससे रिलेटेड कुछ 3 स्टेप्स हैं, देखिए। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ केटायन, होगा क्या, जैसे अगर हम लोग सोडियम का एग्जांपल ले लें, ठीक है, ठीक है। एक मेटल है हमारे पास सोडियम, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कुछ एनर्जी देंगे जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो देने के बाद एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। केटायन बन गया, देन एनायन बनता है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्लोरीन है 2 8 7, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। इसमें एनर्जी
रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसके बाद जो दोनों के दोनों हमारे पास केटायन और एनायन बने, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेट होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो होने के बाद ये आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना दिया, यानी कि स्टेबल कंपाउंड बना। और स्टेबिलिटी कब आती है? जब एनर्जी निकलती है, यानी कि एनर्जी निकली इस केस में भी। और जब एक मॉलिक्यूल बनता है उसके बाद जो एनर्जी निकलती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो यहाँ मैंने बेसिकली 3 एनर्जीज लिखी हैं, ठीक है। पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरी है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। ये तीनों क्या है बेसिकली मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो, हमें किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। किससे हमें कोई चीज़ छीननी है, और वो छीनने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने की हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए जो सी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और क्लोरीन है, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, डाला हमने, उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीना नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हमने उसके अंदर डाला, उसके अंदर स्टेबिलिटी आई, ठीक है। स्टेबिलिटी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वो एनर्जी अपने अंदर की रिलीज कर देते हैं, ठीक है। उस रिलीज एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसलिए ये होती है नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या होती है? जब मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल बन गया, हमें पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल बनेगा दो एटम्स या आयंस के कारण तो स्टेबिलिटी आएगी, और जब जब स्टेबिलिटी आती है तब तब एनर्जी निकलती है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और वो एनर्जी बाहर निकल जाती है लेटिस एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। और ये बाहर निकल रही है तो ये वैल्यू भी होती है नेगेटिव, ठीक है। मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव ही मिलेगी, ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव मिलती है और लैटिस एनर्जी भी नेगेटिव मिलती है, ठीक है। अगर हम लोगों को कोई आयनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए कंडीशन आती है एनर्जीज के केस में, वो ये होती है कि लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी से, ठीक है। और हमें कोई भी मान लो आयनिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से निकल जाना चाहिए कैटायन में से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आराम से कब निकल पाएगा? जब हमें कम एनर्जी देनी पड़े। बेसिकली बात यह है कि हम थोड़ी सी एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो हमारे लिए आयनिक कंपाउंड बनाना कितना आसान है। तो बेसिकली जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी है, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए प्रेफरेबली, ठीक है। हम प्रेफर लो आयोनाइजेशन एनर्जी करेंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है आफ्टर एडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा एनायन ज्यादा स्टेबल बने, ठीक है। और जो हमारी लेटिस एनर्जी है वो भी हाई होनी चाहिए, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो बेसिकली उस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी उतनी कम होगी, बाकी वो लेटिस एनर्जी तो वो निकल गई ना, ठीक है। तो अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है हमारा कोई भी आयनिक कंपाउंड स्टेबल और अच्छा बने, ठीक है। और मैं अभी बात करूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी आती है, या यू विल बी शॉक्ड। जैसे कि नोबल गैसेस, देखो नोबल गैसेस हैं, उन्हें ना अपने अंदर चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक, क्रिप्टॉन हो गया, कई हैं, पूरी नोबल गैसेस हैं, ठीक है। ग्रुप 18 हमारा पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। देखो इनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है, ठीक है। ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इनकी जो स्टेबिलिटी बिगड़ेगी, है ना, तो इनके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन दे सकें। तो नोबल गैसेस के केस में जो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, याद रखना ये बात। और गाइस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ एक वर्ड और आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी बुक्स में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या बता दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इसको बेसिकली नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों बोल देते हैं मैं बताता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
एक चाहत है, एफिनिटी यानी कि प्यार करना, एक चाहत इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एटम के लिए, ठीक है, मतलब एक एटम की चाहत किसी भी इलेक्ट्रॉन के प्रति, बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो मान लो एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, ठीक है। हमारे जितने भी हेलोजन्स हैं उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी हाई होती है, देखो इनको इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत है, एक इलेक्ट्रॉन मिला ये स्टेबल हो गए, ग्रेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो आती है पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मिलते ही अच्छे से स्टेबल, तो एनर्जी अच्छी निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, ठीक है। और नोबल गैसेस केस में उल्टा होता है, उनको इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई चाहत नहीं है, तो नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, एफिनिटी बेसिकली एक चाहत है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो है एनर्जी जो रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए, ठीक है, दिल से थैंक यू, शुक्रिया। अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग दिल से, ठीक है। सो बाय बाय, लव यू ऑल।